everyone, this is Ram here and I welcome to our to Ramtech Classes YouTube channel। तो आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, यानी मिट्टी का विरूपण। इसमें हम देखने वाले हैं कंसोलिडेशन, ठीक है, मिट्टी का विरूपण यानी कि मिट्टी का विरूपण होना, यानी कि या तो मिट्टी का यानी कि शेप चेंज होना, ठीक है। तो यहाँ पर देखने वाले हैं कंसोलिडेशन, ठीक है। कंसोलिडेशन कितने प्रकार का होता है और सबका अलग अलग क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, चैप्टर 6 है हमारा डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल। यानी मिट्टी का विरूपण, ठीक है। डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी का विरूपण। यहाँ पर हमारा पहला जो टॉपिक होगा या पहला टॉपिक होगा जो है कंसोलिडेशन यानी संपीड़ितता या कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। कंसोलिडेशन कंप्रेसिबिलिटी का पार्ट होता है, ठीक है। तो फर्स्टली देखेंगे कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी होता क्या है, ठीक है, यानी संपीड़ितता क्या होता है। संपीड़ितता एक नंबर में अगर पूछा जाए तो संपीड़ितता यानी डायरेक्टली पूछा जा सकता है व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, आयतन में कमी को ही क्या कहते हैं, सॉइल सैंपल के आयतन में कमी को ही कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि आयतन में कमी होना, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी को यानी कंप्रेसिबिलिटी में संपीड़ितता को देखें तो ये दो प्रकार से संपीड़ित किया जाता है। कैसे, फर्स्ट है कॉम्पैक्शन, पहला पार्ट है इसका, फर्स्ट पॉइंट है कॉम्पैक्शन, ठीक है, पहला पॉइंट है कॉम्पैक्शन। सेकंड वन है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन, ठीक है, यानी संघनन। कैसा बोलेंगे, कॉम्पैक्शन को बोलेंगे संघनन और कंप्रेसिबिलिटी को बोलेंगे समेकन। समेकन ध्यान रखेंगे कि इंजीनियरिंग में, ठीक है, या सॉइल मैकेनिक्स की बात करें जनरली तो इन विषय में जो इनके हिंदी टर्म होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा ही टफ होते हैं। जैसे इसमें देखो समेकन, ठीक है, कंसोलिडेशन इजी है, ठीक है। तो इसमें इंग्लिश टर्म को ध्यान रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों पेपर, दोनों साइड पेपर को यानी दोनों हिंदी साइड भी, हिंदी भी गिवन होता है पेपर में और इंग्लिश भी, तो दोनों को ध्यान रखेंगे कि यानी जो हिंदी ना समझ में आए तो इंग्लिश भी देखना जरूरी है, ठीक है। कॉम्पैक्शन क्या होता है, कॉम्पैक्शन होता है जो इजिली, कॉम्पैक्शन होता है एक्सपल्शन ऑफ एयर, यानी कि मिट्टी का किसी सॉइल सैंपल में लोड लगने पर मिट्टी पर लोड लगने पर एयर का रिमूव होना, यानी एक्सपल्शन ऑफ एयर, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसे बोलेंगे एक्सपल्शन ऑफ एयर ड्यू टू लोड, यानी लोड लगने पर, ठीक है। कॉम्पैक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, संघनन वो विधि होती है जिसमें लोड लगने पर उसमें मौजूद वाइड्स में या रिक्त स्थान में जो हवा होती है वो रिमूव हो जाती है। कॉम्पैक्शन में क्या करते हैं, एक्सपल्शन ऑफ एयर, हवा को रिमूव करते हैं, ठीक है। उस हवा को जो कि सॉइल सैंपल में अवेलेबल है
लोड लगाकर उस हवा को रिमूव की जाती है। सेकेंड वन, ये इंस्टेंट प्रोसेस होता है, यानी ये तुरंत हो जाता है, यानी लोड लगने पर ऑटोमेटिक ये प्रोसेस आकर करता है। ये प्रोसेस ठीक इंस्टेंटनेसली आकर करती है, यानी कि ये तुरंत ये प्रोसेस हो जाता है, यानी कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड वन, जो इसमें डिग्री ऑफ सेचुरेशन, यानी कि जो मिट्टी है वो कैसी है, ड्राई है, यानी सूखी हुई है। अगर मिट्टी सूखी हुई है, उस पर लोड लगाते हैं तो यानी सूखी मिट्टी में क्या मौजूद होता है, उसके रिक्त स्थान में यानी वाइड्स में वहां पर हवा अवेलेबल होता है। लोड लगाने पर हवा रिमूव हो जाता है, यानी ये इसमें जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है ये 1 से कम होगा, यानी ये फुली ड्राइड सॉइल है। अब यहाँ पर कंसोलिडेशन पॉइंट पे आ जाते हैं, यानी कि समेकन में। ठीक है, कंसोलिडेशन 2 प्रकार से होता है या 2 स्टेजेस में होता है। पहला है प्राइमरी कंसोलिडेशन, ठीक है, प्राइमरी कंसोलिडेशन। पहला है प्राइमरी कंसोलिडेशन, सेकंड है सेकेंडरी कंसोलिडेशन। सेकेंडरी कंसोलिडेशन यानी कि प्रारंभिक समेकन और यह द्वितीय समेकन। ठीक है, प्रारंभिक समेकन और यह द्वितीय समेकन। प्रारंभिक समेकन में क्या होता है, इसमें होता है रिमूवल या एक्सपल्सन ऑफ वाटर। ठीक है, प्राइमरी कंसोलिडेशन में होता है जब हम यहाँ पर अभी क्या बताया, यहाँ पर कॉम्पैक्शन हो गया, यानी कि जो सॉइल सैंपल में उसके वाइड्स में मौजूद हवा था जो कि रिमूव करा दिया यहाँ से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सपल्सन ऑफ वाटर। अब यहाँ पर जो मिट्टी में अगर जल मौजूद है तो क्या करेंगे, एक्सपल्सन यानी कंसोलिडेशन होगा। प्राइमरी कंसोलिडेशन में क्या होता है, एक्सपल्सन ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक्सपल्सन ऑफ या रिमूवल ऑफ वाटर, एक्सपल्सन ऑफ वाटर फ्रॉम voids in soil sample, यानी कि मृदा प्रतिदर्श में, ठीक, मृदा प्रतिदर्श में रिक्त स्थानों से जल का निकलना या रिमूव होना। ठीक है, सेकेंड चीज, ये कैसा सॉइल रहेगा, डिग्री ऑफ सेचुरेशन कैसा रहेगा, कितना रहेगा। ये अगर यहाँ पर पानी की बात कर रहे हैं तो यानी कि मिट्टी में क्या मौजूद है, फुली सेचुरेटेड है, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन यहाँ पर होगा, एस की वैल्यू होगी 1। यहाँ पर क्या बताया था, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 से कम है, यहाँ पर बताया डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 है। ठीक, नेक्स्ट वन है, अब यहाँ पर वाटर को रिमूव करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है सेकेंडरी कंसोलिडेशन यानी द्वितीय समेकन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट होगा, जो कि और यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये इंस्टेंट प्रोसेस नहीं होता है, ये क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट, यानी कि इस प्रोसेस होने में समय लगता है। टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस यानी कि प्रोसेस कंप्लीट होने में काफी समय लगता है। ठीक है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन में देखें तो ये टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, इसमें काफी सालों का वक्त लगता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी कंसोलिडेशन में क्या होता है, प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल ग्रेन्स, यानी मिट्टी के जो कण होते हैं उनका रीएडजस्टमेंट होता है। ठीक है, तो जिनमें सालों सालों में होता रहता है, धीरे धीरे मिट्टी के पार्टिकल का रीएडजस्टमेंट होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी क्या है, टाइम डिपेंडेंट है, यानी जिनमें समय लगता है काफी, वो क्या है, या समय पर डिपेंड करता है, वो है टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस।
in this process in this process in this process पार्टिकल यानी पार्टिकल प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट अकर, ठीक है। यानी कि इस प्रोसेस में सॉइल ग्रेन्स के पार्टिकल का रीएडजस्टमेंट यानी कि अरेंजमेंट होता रहता है, ठीक है, रीएडजस्टमेंट होता रहता है, ठीक है, जो कि टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। इन दिस प्रोसेस soil particle having plastic readjustment आकाश, इसमें क्या होता है कि प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने क्या देखा, कंप्रेसिबिलिटी, यानी फर्स्ट टॉपिक में देखा कॉम्पैक्शन, ठीक है, कि कॉम्पैक्शन क्या होता है। कॉम्पैक्शन बता दिया क्या होता है, इसमें होता है एक्सपल्सन ऑफ एयर वाइड्स, ठीक है, इन सॉइल सैंपल ड्यू टू लोड या एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम वाइड्स, ठीक है, यानी कि फ्रॉम वाइड्स यानी स्थानों से हवा का रिमूव होना ड्यू टू लोड यानी या फ्रॉम लोड या लोड की वजह से, ठीक है। इंस्टेंट प्रोसेस होता है, यानी कि तुरंत अकर करता है, जिसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू यानी कि संतृप्ति अवस्था एस की वैल्यू भाई S1 से कम होता है। कंसोलिडेशन में यानी समीकरण प्राइमरी सेकेंडरी दो स्टेजेस में होता है। प्राइमरी कंसोलिडेशन में होता है वाटर का रिमूवल होता है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन में होता है प्लास्टिक ग्रेन साइज क्या होता है, रीएडजस्टमेंट होता है, ठीक। अब यहाँ पर पहला फर्स्ट देखने वाला है प्राइमरी कंसोलिडेशन, ठीक है। प्राइमरी कंसोलिडेशन के बारे में एक एग्जांपल द्वारा यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि प्रारंभिक समय का क्या होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल द्वारा यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि ये कोई एक कोई सैंपल है जिसमें हम स्प्रिंग लगाएंगे, क्या है यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर लोड लगाते हैं, ठीक है, तो फर्स्टली क्या है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, फुली क्या है, पूर्ण रूप से पानी भरा हुआ है और यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा है, ठीक है। अगर यहाँ पर लोड लगाते हैं तो ये क्या करेगा, जल पहले इस पर क्या करेगा, इसको जल प्रेशर लगा के इसको रोकेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर होल कर दें, ठीक है, यहाँ पर अगर होल कर दें तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे पानी का एक्सपल्सन होगा या रिमूवल होगा, पानी धीरे धीरे चली जाएगी, बाहर निकल रहा है। जैसे जैसे यहाँ पर लोड लगेगा तो क्या कर रहा है, स्प्रिंग तो रोक रहा है, लेकिन ये फर्स्टली क्या कर रहा है, फर्स्टली इसको जल इस पर रजिस्ट कर रहा है, इसको रजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है। लेकिन धीरे धीरे पानी जैसे रिमूव होता जाएगा, पानी रिमूव होता जाएगा तो क्या करेगा, अब ये यहाँ पर टोटली किससे टोटली कौन रजिस्ट करेगा, टोटली स्प्रिंग रजिस्ट करेगा। यानी कि जब तक जल था यहाँ पर रिमूव एक्सपेल कर रहा था, रजिस्ट कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे पानी यहाँ पर हटता गया स्प्रिंग रजिस्ट करना
करने लगा। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि मान लेते हैं यहाँ कोई ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, कैसा है, ये फुली सैचुरेटेड है, यानी कि मिट्टी है और इसमें इसके वाइड्स में क्या भरे हुए हैं, जल मौजूद है। ठीक है, इसके वाइड्स में जल मौजूद है। तो मान लेते हैं इस पर अब हम लोड लगा रहे हैं। ठीक है, इस पर अगर हम लोड लगा रहे हैं कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दिया मान लेते हैं। ठीक है, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दिए तो इसका क्या करेगा, इसका जो लोड पड़ने से इसके जो जल मौजूद था, कॉम्पैक्शन तो फर्स्टली अकर कर जाएगा, यानी कि जितना हवा रहेगा वो रिमूव हो जाएगा। और ये बता दिया यहाँ पर सैचुरेटेड है, तो यहाँ का जल धीरे धीरे फर्स्टली क्या कर रहा है, ये मिट्टी और ये जल दोनों मिलके, यानी पोर प्रेशर और ये कांटेक्ट प्रेशर दोनों मिलके इसको रजिस्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन ये पानी क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। ठीक है, ये पानी लोड लगने से यानी प्राइमरी कंसोलिडेशन अकर कर रहा है। प्राइमरी कंसोलिडेशन अकर कर रहा है तो टोटली किस पर रजिस्ट करेगा, टोटली सॉइल यानी यहाँ पर रजिस्ट करने वाला है। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं, ये डेप्थ है, यहाँ पर है टोटल स्ट्रेस, ठीक है, सिग्मा, और ये डी मान लेते हैं, डेप्थ डी, और स्ट्रेस क्या है, सिग्मा है। ठीक है, तो ये जो टोटल स्ट्रेस था ये पहले फुली कौन रजिस्ट किया, ये टोटल स्ट्रेस को पोर प्रेशर ने रजिस्ट किया। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर पानी पूर्ण रूप से मौजूद है, यानी यहाँ पर भी अगर लोड लगा रहे हैं तो इसको कौन रजिस्ट कर रहा है, अभी यहाँ पर टोटल स्ट्रेस को कौन पूर्ण रूप से पोर प्रेशर रजिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आया, इफेक्टिव स्ट्रेस यानी सिग्मा बार इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर कोई भी सेकंड वन देख रहे हैं, जैसे जैसे अभी तो यहाँ पर टोटल एट टाइम t इक्वल टू मानो 0 सेकंड पे। ठीक है, अब यहाँ पर t इक्वल टू मान लो कुछ सेकंड है, यानी 0 से ग्रेटर है और इनफाइनाइट से कम है। ठीक है, तो यहाँ पर अब टोटल स्ट्रेस जो लग रहा था, पोर प्रेशर धीरे धीरे जल की मात्रा क्या हुआ, ऊपर के लेयर का जल गायब हो गया और ये बॉटम का लेयर का जल गायब हो गया। ठीक है, यानी रिमूव हो गया, हट गया। तो अब ये लोड तो वही लग रहा है, यानी बिल्डिंग तो वही बनी हुई है, लेकिन अब ये जो रजिस्ट करेगा यहाँ पर पोर प्रेशर, यहाँ पर यानी टॉप लेयर पर 0 करेगा रजिस्ट और बॉटम पे भी रजिस्ट, लेकिन अभी यहाँ पर और लेयर में जल तो अवेलेबल है ना, धीरे धीरे ये भी रिमूव हो जाएगा। ठीक, धीरे धीरे ये भी रिमूव हो जाएगा, तो अभी यहाँ पर पोर प्रेशर तो होगा लेकिन टोटल स्ट्रेस को नहीं रजिस्ट करेगा। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस आने लगा। ठीक है, क्योंकि टोटल स्ट्रेस में से पोर प्रेशर कम है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें हम एट टाइम, मान लेते हैं किस टाइम पर, एक इनफाइनाइट टाइम पे बात करें, तो अब यहाँ पर पूर्ण रूप से जो जल अवेलेबल था बिल्डिंग बनने के बाद में, यहाँ का जल पूर्ण रूप से यानी रिमूव हो गया। ठीक है, जब रिमूव हो गया तो लोड तो वही लग रहा है। ठीक, लोड तो वही लग रहा है। ठीक है, यानी स्ट्रेस वही लग रहा है, लेकिन अब पोर प्रेशर यहाँ पर कितना है, पोर प्रेशर यहाँ पर हो गया 0, पोर प्रेशर हो गया 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0, पोर प्रेशर यहाँ पर हो गया 0। ठीक है, और इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आ जाएगा, यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगा टोटल स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा। कब, एट टाइम t इनफाइनाइट पे, यानी एक लॉन्ग समय, यानी इनफाइनाइट टाइम में रहेगा, इनफाइनाइट टाइम से कम ही रहेगा। ठीक, कोई एक निश्चित टाइम रहेगा, लेकिन ठीक है धीरे धीरे क्या यहाँ पर देखा गया कि सॉइल का रीएडजस्टमेंट हुआ, यानी कि प्राइमरी कंसोलिडेशन में क्या किया होता है कि वाटर का रिमूवल हुआ, यानी स्टार्टिंग में रिमूव हुआ थोड़ा, यानी फुली ये जो बिल्डिंग बना ये पूर्ण रूप से किसे, यानी ये कोई लोड लगा या बिल्डिंग बना कुछ भी है,
तो ये पूर्ण रूप से किसको कौन बियर कर रहा था या रजिस्ट कर रहा था, ये वाटर यानी ये वाले पार्टिकल वाटर वाले, ठीक है। अब धीरे धीरे लेयर बाय लेयर क्या हो रहे हैं, यहाँ पर जल की मात्रा जो वाइड्स में जल अवेलेबल थे ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, यानी रिमूव होते जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी कंसोलिडेशन के बारे में हमने देखा है कि रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक। प्राइमरी कंसोलिडेशन में क्या होता है, लोड की वजह से रिमूवल ऑफ एयर वाइड्स होता है, ठीक है। रिमूवल ऑफ वाटर होता है फ्रॉम वाइड्स, ठीक है, ड्यू टू लोड। तो यहाँ पर प्राइमरी कंसोलिडेशन ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि अगर कंप्लीट समझ नहीं आया है तो फिर ध्यान रखेंगे कि प्राइमरी कंसोलिडेशन होता है कि जहाँ पर जल का लोड लगने पर जल धीरे धीरे रिमूव होता है, बस वही चीज है ये, ठीक है। अब देख लेते हैं जहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एनसीसी और ओसीसी सवाल में डिफरेंस आ सकता है कि एनसीसी क्या होता है, ओसीसी क्या होता है, ठीक है। यानी कि एनसीसी एंड ओसीसी सॉइल। एनसीसी होता है नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले सॉइल, क्या होता है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले सॉइल। नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले सॉइल और ओसीसी होता है ओवर कंसोलिडेटेड क्ले सॉइल। ठीक है, तो एनसीसी सॉइल क्या होते हैं, एनसीसी सॉइल होते हैं नॉर्मली कंसोलिडेटेड, यानी कि ये नॉर्मली कंसोलिडेटेड है, यानी पूर्ण रूप से अगर यानी एक एग्जांपल के द्वारा देखें कि जैसे कि कोई ये प्लेस है जहां पर मान लेते हैं, ठीक है, कि इस मिट्टी पर कोई 2 फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, 2 फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई है। अगर इसको हम रिमूव करके या हटा करके तोड़ के यहाँ पर एक भारी बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, भारी बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, कई फ्लोर का बिल्डिंग बन गया, ठीक है। यानी पहले क्या था, ये नॉर्मली कंसोलिडेटेड, अब बहुत ही ज्यादा लोड लग रहा है, यानी कि पहले कैसा था, ये नॉर्मली था, नॉर्मली कंसोलिडेटेड था, यानी कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड था, अब इस पे बहुत ही ज्यादा लोड लग गया, तो क्या होगा, इसे ही कहते हैं एनसीसी सॉइल, ठीक है। इस प्रकार के सॉइल को कहेंगे एनसीसी है नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले सॉइल। जिस पर या जिस मिट्टी पर पहले यानी पास्ट में प्रेजेंट की अपेक्षा या पास्ट में जिस सॉइल पर या जिस जगह पर, ठीक है, उन सॉइल पर पास्ट में बहुत कम लोड लगा हुआ था, ठीक है, और प्रेजेंट में उन पर ज्यादा लोड लगा दिया जाए, ठीक है, ज्यादा लोड लगा दिया जाए तो इसमें एक मैसिव सेटलमेंट होगा, ठीक है। इस प्रकार के सॉइल को एनसीसी या नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले सॉइल कहते हैं। पास्ट में प्रेजेंट की अपेक्षा बहुत ही कम लोड लगा हुआ हो या, ठीक है, तो इस प्रकार के सॉइल को नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले सॉइल कहते हैं। इनमें क्या होता है, मैसिव या ज्यादा भारी भरकम सेटलमेंट होता है, मोर सेटलमेंट। या जिस मिट्टी पे प्रेजेंट की अपेक्षा पास्ट में बहुत कम लोड लगाया गया था, तो उस प्रकार के सॉइल को या इस प्रकार के सॉइल को क्या बोलेंगे, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले सॉइल बोलेंगे। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में मान लेते हैं यहाँ पर बहुत भारी भरकम क्या बना हुआ था, पहले स्ट्रक्चर बना हुआ था, ठीक है। अब इसको हम तोड़ करके 1 फ्लोर का या 2 फ्लोर का,
ठीक है, या ऐसे ही पड़ा रहने दें, ठीक है, कुछ भी उस पर लोड ना लगाएं, ठीक है। तो इस प्रकार के सॉइल को कहते हैं ओवर कंसोलिडेटेड क्ले। मान लेते हैं कि पहले क्या है, ये पास्ट में था और ये प्रेजेंट में है, तो इसमें क्या होगा, इसमें वेरी स्मॉल सेटलमेंट, जैसे कोई बिल्डर कहीं जमीन लेता है, ठीक है, तो उसको ये नहीं पता होता है पहले क्या कि वो उसके पास्ट में वहां पर क्या था, ठीक है, मान लो उसको नहीं पता है क्या था, तो इसीलिए उस सॉइल का टेस्टिंग कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि पहले बहुत भारी भरकम स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ था, अब प्रेजेंट में वहां पर कोई भी ज्यादा खास लोड नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के सॉइल को क्या कहते हैं, नॉर्मल ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, यानी कि उस पर कोई खास सेटलमेंट नहीं होगा, इसमें कोई खास चेंजमेंट नहीं होगा लोड बनने के, मतलब स्ट्रक्चर बनने के बाद, क्योंकि इससे ज्यादा लोड पहले ये झेल चुका है, पहले ये बियर कर चुका है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इस पर पहले बहुत ही स्मॉल लोड लगा हुआ था, लेकिन इस पर अचानक से क्या बहुत भारी भरकम लोड लगा दिया गया, या इस पर स्ट्रक्चर या भार लगा दिया गया है, ठीक है। यानी बड़ी एक छोटी सी, यानी मान लो 2 फ्लोर की बिल्डिंग थी, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 फ्लोर की बिल्डिंग खड़ी कर दी है, तो क्या हुआ, एक मैसिव लोड लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो सेटलमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा या ज्यादा होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू ये। तो यहाँ पर ये चेक करते हैं OCR, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो के द्वारा हम यहाँ पर चेक कर देते हैं। अगर OCR की वैल्यू, ठीक है, देख लेते हैं, ओवर, ठीक है, यहाँ पर OCR होता है ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो इक्वल टू होता है सिग्मा या इफेक्टिव स्ट्रेस पास्ट का और इफेक्टिव स्ट्रेस प्रेजेंट के रेशियो को कहते हैं ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, ठीक है, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। ओवर कंसोलिडेशन रेशियो अगर यहाँ पर OCR की वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है, पास्ट, ठीक है, OCR की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो ये क्या होगा, NCC सॉइल यानी नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले सॉइल। अगर OCR की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, OCR की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, एन ओवर OCC सॉइल यानी ओवर कंसोलिडेटेड क्ले सॉइल, ठीक है, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले सॉइल, ठीक है। यहाँ से हम OCR से क्या पता कर सकते हैं कि NCC सॉइल है कि OCC सॉइल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा डिफरेंट टाइप के कंसोलिडेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, जहाँ पर आएगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के यहाँ पर कंसोलिडेशन कोएफिशिएंट के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो रहेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ या डिफरेंट कंसोलिडेशन या डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, विभिन्न प्रकार के
कंसोलिडेशन यानी कि कंसोलिडेशन यानी सुघटिता नहीं, क्या बताया था, संपीडिता, कंप्रेसिबिलिटी मीन्स होता है संपीडिता, और कंसोलिडेशन मीन्स होता है समेकन, यानी समेकन, विभिन्न प्रकार के समेकन गुणांक। ठीक, देख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्टली हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर डायग्राम, वाइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, वाइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस। वाइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, वाइड रेशियो यानी कि वाइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर वाइड रेशियो किससे डिनोट करते हैं, ई से, और इफेक्टिव स्ट्रेस को सिग्मा बार से। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें दो केसेस होते हैं, एक होता है लॉगरिथमिक बेस पर देखने वाले इसको, दूसरा हम अर्थमेटिक स्केल पर। ठीक है, तो फर्स्टली देखने वाले यहाँ पर अर्थमेटिक स्केल पर। ठीक है, केस फर्स्ट, ई वर्सेस यानी वाइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस इन अर्थमेटिक स्केल। ठीक है, इन अर्थमेटिक स्केल। अच्छा, यहाँ यही से जो टर्म अभी हम कैलकुलेट करेंगे, ज्ञात करेंगे, वही क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पर हम देखने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, यानी संपीड़ितता गुणांक क्या होता है। ठीक है, तो क्या चीज होता है, अभी यही से हमको ज्ञात होगा। ठीक है, तो फर्स्टली क्या होना चाहिए हमको पता, फर्स्टली हमको उसको एनालिसिस उसका पता होना चाहिए कि कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, जो डायग्राम है, ग्राफ है, वाइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस है। ठीक है, इन अर्थमेटिक स्केल पे देख रहे हैं, इसलिए यहां पर ई सिग्मा बार। ठीक है, तो यहां पर सिग्मा बार, सिग्मा 1, सिग्मा 0, सॉरी E0, E1, E2, E3। ठीक है, और यहां पर सिग्मा 1 बार, सिग्मा 2 बार, सिग्मा 3 बार, सिग्मा 4 बार। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं अर्थमेटिक स्केल पे। अर्थमेटिक स्केल पे जो यहाँ पर डायग्राम बनेगा ई वर्सेस सिग्मा बार का, ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये है अर्थमेटिक स्केल पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बन रहा है कॉन्केव बन रहा है, कैसा कर्व बन रहा है, ये ठीक है, जो कर्व बन रहा है हमारा कॉन्वेक्स कर्व बन रहा है। तो ये कैसा कर्व है, ये कर्व है वर्जिन कर्व है, इसको और क्या बोलेंगे, एनसीसी सॉइल है। क्योंकि ये एनसीसी सॉइल में भी क्या होता है कि उसके जो प्री में यानी पास्ट में था, उस पर कोई भी लोड या तो लगा था या तो बहुत छोटा लोड लगा था। ठीक है, अभी प्रेजेंट में बहुत ही ज्यादा यानी फर्स्ट टाइम उस पर लोड लगा है, इसलिए इसे कहते हैं वर्जिन कर्व। ठीक है, एनसीसी सॉइल है ये, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले है। नेक्स्ट चीज से क्या बोलेंगे, ये है कॉनकेव यानी कॉनकेव कर्व है। ठीक है, इसको वर्जिन कर्व बोलेंगे। ठीक है, वर्जिन कर्व बोलेंगे।
अगर यहाँ पर ओसीसी सॉइल की बात करें, ठीक है, ओसीसी सॉइल की बात करें तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, वो ग्राफ रहेगा समथिंग ये, ठीक। तो ये कैसा कर्व है, ये है रिकम्प्रेशन कर्व है, और रिकम्प्रेशन कर्व है। अच्छा, इसे वर्जिन कर्व बोलते हैं, इसे रिकम्प्रेशन कर्व क्यों बोलते हैं बताते हैं। यहाँ पर ओसीसी सॉइल है ये और कॉन्वेक्स कर्व है। यहाँ पर वर्जिन कर्व बता दिया कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो लोडिंग किसी चीज पे करते हैं तो उसे कहते हैं वर्जिन कर्व, ठीक है। और एनसीसी सॉइल होगा, बताया है कि एनसीसी सॉइल वो सॉइल होते हैं जहाँ पर कि पास्ट में कोई या तो प्रेजेंट की अपेक्षा बहुत कम लोड लगा है या तो नहीं लोड लगा है। ओसीसी सॉइल में होता है कि पास्ट में बहुत ही ज्यादा लोड ऑलरेडी वो झेल चुका है, ठीक है, इसलिए उसमें जब दोबारा लोडिंग आएगी, ठीक है, तो ये जहाँ पर सेटलमेंट होगा वो बहुत कम होगा या तो ना के बराबर होगा। और यहाँ पर इसीलिए इस कर्व को रिकम्प्रेशन कर्व कहते हैं, ठीक, रिकम्प्रेशन कर्व कहते हैं, दोबारा कंप्रेस होना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार वो कंप्रेस हो चुका है, उस पर बहुत ज्यादा लोडिंग आ चुकी है। तो वर्जिन कर्व के बारे में बता दिया कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम लोडिंग हो रही है एज कम्पेयर टू पास्ट के कंपेयर में अपेक्षा में ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पर एक ध्यान रखेंगे कि यहाँ के जो दोनों कर्व बताया है, किस लिए बताया है, इनके दोनों को स्लोप को क्या कहते हैं, ठीक है। इनका अगर हम स्लोप यहाँ ड्रॉ करें, ठीक है, इस स्लोप, इसका मेन एम था यहाँ पर इसको ज्ञात करना, ठीक है। तो अगर स्लोप को देखें यानी कि इसको टच करने वाली एक लाइन, ठीक है, तो अगर देखें स्लोप ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ ई लिखेंगे वाइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस इन लॉगरिथमिक कर्व। एनसीसी सॉइल और ओसीसी सॉइल के लिए इनके स्लोप को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है, इनके स्लोप को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन या संपीड्यता गुणांक कहते हैं। तो इनके स्लोप को डिफाइन कर देते हैं, इसको ज्ञात करके देख लेते हैं क्या होता है। स्लोप ऑफ द कर्व, इसको डिफाइन करना होगा तो यहाँ पर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन होता क्या है। इसे ए बी से डिनोट करते हैं कि क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन या संपीड़ितता गुणांक ई वर्सेस सिग्मा बार यानी वाइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस यानी प्रभावी प्रतिबल के ग्राफ में या के स्लोप को, ठीक है, के स्लोप को कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन एबी कहते हैं। इन अर्थमेटिक स्केल, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे इन अर्थमेटिक स्केल, क्योंकि अर्थमेटिक स्केल और इसकी लॉगरिथमिक स्केल में दोनों में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अर्थमेटिक स्केल को एबी या कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसको
देख लेते हैं फार्मूला क्या आता है इसका। यहाँ पर देख लेते हैं ए बी क्या होता है। ए बी इक्वल टू इसका डिफरेंस यानी कि सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा वन अपान सिग्मा टू बार माइनस सिग्मा वन बार। ठीक है, यानी कि एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। इसलिए इसको यहाँ पर निगेटिव से प्रदर्शित कर सकते हैं। निगेटिव का बस इतना मतलब है कि दोनों की वैल्यू को बता रहा है, यानी कि यहाँ पर ए बी इक्वल टू माइनस सिग्मा माइनस एप्सिलॉन अपान सिग्मा बार। ठीक है, इसे डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर माइनस का सिर्फ इतना मतलब है कि एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। इसको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला या एक इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन हमको मिला यहाँ पर, जो कि है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाले हैं ई वर्सेस सिग्मा बार इन लॉगरिथमिक स्केल। लॉगरिथमिक स्केल में है तो उसमें कौन सा टर्म मुझे मिलने वाला है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ अर्थमेटिक की जगह पर लॉगरिथमिक करने वाले हैं। और यहाँ पर जो सिग्मा या सिग्मा बार वन है इसको लॉग सिग्मा बार वन लिखने वाले हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉपिक है ई वर्सेस सिग्मा बार इन लॉगरिथमिक स्केल। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं एनसीसी सॉइल के लिए और ओसीसी सॉइल के लिए अलग अलग यहाँ पर फिर से डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा सिर्फ यही होगा, यहाँ पर लॉग लॉग आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर एनसीसी सॉइल के लिए देखें तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हमें मिलता है। ग्राफ कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये कौन सा कर्व है, एनसीसी सॉइल के लिए है। एनसीसी सॉइल के लिए कैसा कर्व बनेगा, वर्जिन कर्व। इस कर्व को क्या बोलेंगे, वर्जिन कर्व। क्योंकि बता दिया है वर्जिन कर्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पास्ट में कभी इस पर लोड लगाया गया है या तो नहीं लगाया गया है। ठीक है, जो प्रेजेंट की अपेक्षा बहुत कम रहा है, या तो निग्लेक्ट, इसकी अपेक्षा में कोई भी लोड नहीं लगा है, या तो बहुत ही कम लोड लगा है। ठीक है, और इस कैसा ये ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वर्जिन कर्व। सेकेंड में देख रहे हैं जो लॉगरिथमिक कर्व के अकॉर्डिंग जब ओसीसी सॉइल के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर हमें मिल रहा है कन्वेक्सिटी कर्व मिल रहा है। ठीक है, कन्वेक्सिटी कर्व मिल रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिकम्प्रेशन कर्व बोलेंगे। क्योंकि ये ओसीसी सॉइल रिकम्प्रेशन कर्व, कौन सा सॉइल लगा है, ओसीसी सॉइल,
नेक्स्ट वन, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स। लेकिन कैसा कॉन्वेक्स है, एज कंपेयर टू, पहले की अपेक्षा कॉन्वेक्सिटी जो है वो थोड़ा कम है, ठीक है। कॉन्वेक्सिटी कम है, वो कम है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं लेस कॉन्वेक्सिटी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि इसके स्लोप को क्या बोलते हैं, यहाँ पर अगर स्लोप ड्रॉ करें, ठीक है, यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करें तो स्लोप ऑफ ई वर्सेस सिग्मा बार इन लॉगरिथमिक कर्व इज नोन एज, क्या कहलाता है, इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, ठीक है। क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन या कंप्रेशन इंडेक्स कहलाता है, ठीक है, यानी कि संपीड़न गुणांक कहलाता है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ, वर्जिन सॉइल के लिए यहाँ पर देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन कहलाता है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन जिसका फार्मूला है, या कंप्रेशन इंडेक्स भी इसे बोल सकते हैं, या इसे कंप्रेशन इंडेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। जिसे कि हम सी से डिनोट करने वाले हैं, सी से डिनोट करने वाले हैं, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, E1 माइनस E2 अपॉन लॉग सिग्मा 1 बार बेस 10 माइनस लॉग सिग्मा 2 बार बेस 10, ठीक है। जिसे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा सिग्मा, डेल्टा एप्सिलॉन यानी कि वाइड रेशियो में परिवर्तन अपॉन लॉग सिग्मा 1 बार, लॉग सिग्मा 1 बार अपॉन सिग्मा 2 बार बेस 10, ठीक है। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन या कंप्रेशन इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट वन है, अगर हम यहाँ पर ओसीसी के सॉइल के द्वारा देखते हैं तो रिकम्प्रेशन कर मिलता है हमें, या इसे बोल सकते हैं रिकम्प्रेशन इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पर कंप्रेशन इंडेक्स लिखे हैं, ठीक है, और उसे जो ओसीसी सॉइल है उसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं रिकम्प्रेशन इंडेक्स। क्या लिखेंगे, रिकम्प्रेशन इंडेक्स, रिकम्प्रेशन इंडेक्स। फार्मूला सेम रहेगा, ठीक है, फार्मूला कैसा रहेगा, सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर चीजें लिख रहे हैं जो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 1 नहीं, ये सिग्मा 2 होगा, ठीक है। यहाँ पर तो लिखे हैं सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1, इसे हम लिख सकते हैं लॉग सिग्मा 1 बार, यहाँ पर लिखते हैं सिग्मा 1 बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार, ठीक है। यानी कि जो भी चेंजमेंट, जो भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस लग रहा है, ठीक, जो भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस यानी सिग्मा 2 बार, यानी सिग्मा 1 बार प्लस जो एक्स्ट्रा यानी ये डेल्टा सिग्मा बार, ठीक है। तो ये हो गया डेल्टा सिग्मा बार। नेक्स्ट वन, रिकम्प्रेशन इंडेक्स में सेम होगा, फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन अगर हम देखें तो रिकम्प्रेशन इंडेक्स हमेशा, रिकम्प्रेशन इंडेक्स की वैल्यू यानी CR की वैल्यू हमेशा 1/5 टू 1/10 ऑफ CC, यानी कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन या कंप्रेशन इंडेक्स जो है इसका 1/10वां से 1/5वां भाग का हो सकता है, इसके बीच में इसकी वैल्यू लाई करेगी, कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन या रिकम्प्रेशन इंडेक्स, ठीक है।
तो अभी तक इस चैप्टर में हमने देखा है कंसोलिडेशन कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, कॉम्पैक्शन और कंप्रेसिबिलिटी के बारे में देखा। कंप्रेसिबिलिटी दो प्रकार की होती है, कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन दो प्रकार या दो स्टेप में की जाती है, प्राइमरी कंसोलिडेशन, सेकेंडरी कंसोलिडेशन, ठीक है। कॉम्पैक्शन में क्या होता है, एक्सपल्सन ऑफ एयर, यानी कि प्रेशर लगा के हवा को रिमूव कर देना, क्या कहलाता है, कॉम्पैक्शन कहलाता है। कंसोलिडेशन क्या होता है, कंसोलिडेशन में दो प्रकार का होता है या दो स्टेजेस में की जाती है। पहला है प्राइमरी कंसोलिडेशन। प्राइमरी कंसोलिडेशन में बताया कि जो लोड लगा के उसमें जो वाइड्स में प्रेजेंट जो वाटर होता है उसको रिमूव किया जाता है। और नेक्स्ट बताया सेकेंडरी कंसोलिडेशन। सेकेंडरी कंसोलिडेशन बताया जिसमें क्या होता है कि उस पर लोड लगाया जाता है, वो बहुत टाइम डिपेंडेंट होता है, जो कि काफी समय में या धीरे धीरे काफी वर्षों में उसमें क्या होता है, प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट होता है सॉइल ग्रेन का, ठीक है। उसके बाद में देखा हमने ई वर्सेस सिग्मा बार, यानी कि वाइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस में कर्व देखा कैसा। एनसीसी सॉइल, ओसीसी सॉइल के बारे में देखा। एनसीसी सॉइल क्या होते हैं, एनसीसी नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले। जैसा कि बताया कि जो पास्ट में उस पर लोड या तो लगा रहा होगा या तो बहुत नाम मात्र लोड लगा होगा, और प्रेजेंट में उस पर बहुत ज़्यादा लोड लगा दिया गया, जिसकी वजह से जो कर्व जो होता है सेटलमेंट, काफ़ी सेटलमेंट होता है, कर्व बनता है जो वर्जिन कर्व बनता है। नेक्स्ट बता जाए ओसीसी सॉइल। ओसीसी सॉइल में क्या होता है कि जिसमें कि लोड पास्ट में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बियर कर चुका होता है, यानी कि उसमें सेटलमेंट ऑलरेडी हो चुका होता है, जितना होना चाहिए कॉम्पैक्शन हो चुका होता है, ठीक है। तो ओसीसी सॉइल में क्या होता है कि पास्ट में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा लोड बियर कर चुका होता है, प्रेजेंट में एज कम्पेयर टू पास्ट के बहुत कम लोड लग रहा होता है, ठीक है। तो उसमें जो सेटलमेंट का चांसेस है बहुत कम होता है, सेटलमेंट बहुत कम होते हैं। दूसरी चीज़ है जो उसमें कर्व बनता है, रिकम्प्रेशन कर्व बनता है। सेकेंड चीज नेक्स्ट में बताया कि ओसीसी और एनसीसी को ज्ञात करने के लिए ओसीआर से करते हैं, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो से। ओसीआर से करते हैं यानी कि ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। ओवर कंसोलिडेशन रेशियो होता क्या है, ये होता है रेशियो होता है किस चीज़ का, पास्ट में जो इफेक्टिव स्ट्रेस लगा हुआ है और प्रेजेंट में इफेक्टिव स्ट्रेस के अनुपात को भी कहते हैं ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। अगर ओवर कंसोलिडेशन रेशियो 1 से कम आता है तो इसका मतलब एनसीसी सॉइल है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब ओसीसी सॉइल है, ठीक है। और कॉम्पैक्शन करते हैं जहां पर ड्राई सॉइल के लिए, जहां पर क्या है वाइड्स में एयर मौजूद होता है, ठीक है। और कंसोलिडेशन में बताया कि जहां पर सैचुरेटेड सॉइल है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेसन में इसके आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।